गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निखिल और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सीरीज नंबर 3 के लेक्चर नंबर 16 तक हमारी जर्नी पहुंच चुकी है। पिछले पूरे 15 के 15 लेक्चर प्लेलिस्ट में ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। वहां जाइए और सारे लेक्चर्स एक साथ देखिए और जून महीने की शानदार तैयारी कर लीजिए। एक बार फिर से 25 क्वेश्चंस के साथ शानदार एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो बिल्कुल देर मत करिए, नोटबुक निकालिए और हर चीज को लिखना शुरू करिए। करंट अफेयर्स की तैयारी ज्ञानबाजी से करिए, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी आप कहीं से भी करें, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए ज्ञानबाजी पर आप भरोसा करें और अपनी तैयारी में कोई कमी मत आने दीजिए। ऑलराइट, खासकर बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत शानदार है, जहां पर आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप शुरू से कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द वर्क। हाँ भाई, ज्ञानबाजी अपने नए चेहरे पर आ रहा है। फिर से एक बार आपको याद दिला दें, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, अरे सर क्या सस्पेंस बना के रखा है, रोज आप बोलते हो ज्ञानबाजी का नया फेस आने वाला है, नया फेस आने वाला है। हाँ भाई, आ रहा है, एक दो दिन की बात और है। हमने कोशिश की है दोस्तों कि आपको पढ़ाई मजेदार लगे, बस, और कोई तरीका नहीं है। ऐसी छोटी छोटी कोशिशों कोशिशों से जिससे आपको समझ में आए कि चीजें कैसे करनी है, उसका एक नया इंतजाम है ज्ञानबाजी का ये इंटरफेस। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नया चेहरा ज्ञानबाजी का पसंद आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। ऑलराइट, एक छोटी सी टीम है और आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, काफी मेहनत की है उन्होंने। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। नोटबुक रेडी है ना, स्टार्ट करें। Recently, which initiative was launched between Niti Aayog, Piramal Foundation, and 25 aspirational districts to ensure the well-being of 2.9 million senior citizens during the COVID-19 pandemic? COVID-19 पैंडेमिक के समय 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अभी अभी नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। ऑलराइट, अब ये दादा दादी नाना नानी अभियान क्या है दोस्तों? एक्चुअली में हुआ ये है कि 3.5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की मदद की गई है, उनको कोविड 19 पेंडेमिक के बारे में जागरूकता दी गई है। 11,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स नोट की गई है बुजुर्गों की, जहां पर उन्हें अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए राशन कार्ड, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, उनके लिए कोविड 19 की जानकारी, हर चीज का इंतजाम किया गया है। तो अपने आप में एक बहुत प्यारी मुहिम है ये जो शुरू की गई है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और इसके अलावा 4 और राज्यों में ये मुहिम शुरू की गई है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, चलिए, ये माफ करना, सारे ऑप्शन रेड हो गए हैं, लेकिन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली। राइट, इसको आप याद रखिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which state has decided to form a dedicated force for security of courts, metro rail, airports, industrial establishment, banks and other organizations in the state? कौन से राज्य में अभी अभी कोर्ट्स में, मेट्रो रेल में, एयरपोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में और बैंकों में और अदर संस्थाओं में सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? डेडिकेटेड सिक्योरिटी यानी उनके लिए अलग से सिक्योरिटी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चेक कर लें एक बार, यस, इट्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की दो टॉप की स्कीम्स का नाम। टॉप की स्कीम्स कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश की, जो अभी अभी कोविड पेंडेमिक के समय लॉन्च हुई है? पहली है आसान किश्त योजना। आसान किश्त, किश्त शब्द का मतलब होता है ईएमआई। कोविड 19 पेंडेमिक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। और दूसरा है दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण योजना। ऑलराइट, थोड़ा नाम लंबा है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण योजना। दिहाड़ी शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेली वेजेस। ऑलराइट, सो दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट सच टाइप ऑफ हिंदी वर्ड्स, स्पेशली उनको मैं ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड डेली वेजेस। ओके, मजदूर भरण पोषण योजना, ये दो स्कीम एग्जाम में आ सकती है। कौन से राज्य ने शुरू की है अगर पूछा गया तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश।
और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। सीएम साहब तो सबको पता ही होंगे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इनके बारे में कल ही जिक्र हुआ था। इनको अभी अभी मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब तबीयत खराब होने की वजह से अभी लखनऊ के अस्पताल में एडमिट है। और तीसरा, चीफ सेक्रेटरी कौन है उत्तर प्रदेश का? जरा इसका नाम भी मुझे बता देना। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोजीशन होती है ये। चीफ सेक्रेटरी है राजीव कुमार तिवारी। राजीव कुमार तिवारी, राइट, ये वहां के चीफ सेक्रेटरी है। ऑल राइट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ लिखते चलना है। हाँ, ये सब 1 मार्क के जीके क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं। Which company has launched InstaCash to enable merchants to gain access to working capital? इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने अभी अभी एक नई सर्विस शुरू की है InstaCash नाम की, ताकि वर्किंग कैपिटल का इंतजाम हो सके मर्चेंट्स यानी बिजनेस करने वालों के लिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टामोजो। इंस्टामोजो, आपको पता है ये इंस्टामोजो एक बैंगलोर की कंपनी है। इट्स एन इंडियन कंपनी। नाम से ऐसा लगता है जैसे ये भी कोई चाइनीज कंपनी है, बट नो, एकदम स्वदेशी कंपनी है, भारत की। इंस्टामोजो 3-4 दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। As per S&P Global Ratings, Indian economy to contract by how much percent this fiscal? S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से सिकुड़ने वाली है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, कम हो जाना, राइट। अब इस कोविड 19 पेंडेमिक में इकोनॉमी ग्रोथ तो भूल ही जाओ, नीचे ही जा रहा है सब कुछ। तो कितने प्रतिशत से नीचे जाने वाला है? सही जवाब है 5%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको एक मजेदार चीज बताता हूं दोस्तों। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था है 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स। ये मैं मार्च के आंकड़े बता रहा हूं। और 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स में अगर मान लो 1% से जीडीपी ग्रोथ अगर नीचे गिरती है तो तकरीबन भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की बेरोजगारी आ चुकी होती है। ये इतना भयानक फिगर है। मतलब 1% की जीडीपी गिरी तो समझ जाओ 1.5 लाख करोड़ का नुकसान और उतने रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर ये 5% से नीचे गिर गई तो आप ही सोचिए क्या भयानक नुकसान है ये। सो ऑब्वियस सी बात है, स्थिति गंभीर नहीं, गौतम गंभीर है भैया, राइट। हाँ, अब आप जरा मुझे टॉप रेटिंग एजेंसीज के नाम बता दीजिए आगे बढ़ने से पहले। क्लर्क वालों को ये एग्जाम में आता है, टॉप रेटिंग एजेंसीज। किसी को भी अगर एग्जाम की तैयारी करनी हो तो ये रेटिंग एजेंसीज के नाम जरा याद रखना। पहला तो S&P जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। दूसरी रेटिंग एजेंसी जिस पे क्वेश्चन आता है वो है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरी रेटिंग एजेंसी है मूडीज और चौथी रेटिंग एजेंसी है फिच, राइट। ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंटली विच इंडियन ग्रैंड मास्टर ज्वाइंड द वर्ल्ड एलीट इन चेसेबल मास्टर्स? चेस में इनमें से कौन सा इंडियन ग्रैंड मास्टर है जिसने एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया है? अभी अभी जो 22 जून को जो कंपटीशन हुई ना, उसके पहले की बात है। सही जवाब है पी हरिकृष्ण। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पी हरिकृष्ण। ऑल राइट, अच्छा रहा, शुरुआत में हार गए थे, फिर उसके बाद एक एक करके 2 राउंड इन्होंने जीते। हाँ भाई, पी हरिकृष्ण के अलावा भारत के 2 फेमस चेस प्लेयर्स के नाम बता सकते हो क्या दोस्तों? फेमस चेस प्लेयर्स ऑफ इंडिया, कैन यू टेल मी? पहला नाम मैं आपको बता देता हूं, कोनेरू हम्पी। इनके ऊपर सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो इनका नाम जरा ध्यान से याद रखना, कोनेरू हम्पी। और दूसरा नाम है सूर्य शेखर गांगुली। सूर्य शेखर गांगुली, राइट। ये अर्जुना अवार्डी है सूर्य शेखर गांगुली। अच्छे अच्छे नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो खिलाड़ी है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को, 3 दिन पहले था ये। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए, सिंपल लॉजिक है दोस्तों, छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आए तो जीके सीखना कितना मजेदार हो जाता है। ये है हमारी पृथ्वी, ये है अलग अलग डिग्रीज जहां से मतलब पृथ्वी का रोटेशन भी हमको पता चलता है, और ये बीच की जो लाइन है वो है इक्वेटर। अब ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे का जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी मराठी में? ये है कर्क वृत्त, ये है मकर वृत्त। तो यहां पर आने वाले जो देश हैं पृथ्वी में, उन देशों में क्या क्या समस्या होती है, उन देशों की अपनी क्या क्या परेशानियां हैं, उसके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए 29 जून का दिन मनाया जाता है। आपको समझ में आया या नहीं? बहुत 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 इंपॉर्टेंस है इसका। और अपना भारत कहाँ आता है दोस्तों? ये यहाँ कहीं पर भारत है ऐसा, राइट? तो यू मस्ट नो दिस। तो भारत भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आने वाला ही देश है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Which state has signed loan agreement worth $250 million with World Bank to boost affordable housing projects? अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन का लोन एग्रीमेंट कौन से राज्य को दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। चेक करें। ऑल राइट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है भैया? जरा जल्दी बता देना मुझे। चीफ मिनिस्टर है ईडापल्ली पलनी स्वामी, ईडापल्ली पलनी स्वामी। और गवर्नर साहब कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। रोज रोज करवा करवा के मैंने ऑलमोस्ट ये एक ही चीजें रिपीट कर करके रट्टा मारने वाली नौबत ला दी है, तो भैया अब आपको तो ये जबानी याद हो जाना चाहिए। ऑल राइट, हाँ, ईडापल्ली पलनी स्वामी और बनवारी लाल पुरोहित। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, which state's chief minister has launched the online aid initiative at one click for around 13,000 MSME? एक ऑनलाइन इनिशिएटिव अभी अभी लिया गया है एट वन क्लिक, यानी आपके एक क्लिक पर आपको लोन मिल जाएगा या आपको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लघु उद्योग। 13,000 एमएसएमई के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ये कहाँ आई है? ये स्कीम लाई गई है विजय रूपाणी की सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑल राइट, इट इज गुजरात। टोटल इसमें 12,247 एमएसएमई को अभी तक फायदा हो चुका है। इसके अलावा सरकार ने 1,369 करोड़ रुपीस इसके लिए अलग से निकाले हैं जो दिए जा रहे हैं। ऑल राइट, हाँ। चीफ मिनिस्टर कौन है भैया गुजरात के? चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है गुजरात के? गवर्नर है आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। राइट, नाम याद रखिएगा ये सब। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां तक बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द नाडा ऐप टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंसेस? इनमें से किसने नाडा ऐप लॉन्च की है बैंड एथलीट्स के लिए, मतलब अपडेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए? सही जवाब है भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है एथलीट से संबंधित जानकारियां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ही आने वाली है, तो स्वाभाविक है कि किरण रिजिजू ही इसका ऑब्वियस आंसर बनता है। ओके, आपको पता है किरण रिजिजू ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। ही इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और फिलहाल ये भारत के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ओके, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये इनके पूरे मंत्रालय का नाम है। ओके, और नाडा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप ध्यान से सुनिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
और नाडा के अभी फिलहाल सीईओ कौन है? वो इज द सीईओ ऑफ नाडा, वो है नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल, ओके, ये याद रखना, ये सब 1 1 मार्क के लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु हैज बीन अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड रिसेंटली फॉर 1 ईयर। इनमें से कौन अटॉर्नी जनरल है भारत का जिनका फिर से अपॉइंटमेंट हुआ है 1 साल के लिए? सही जवाब है के वेणुगोपाल। पहले भी यही थे और इन्हीं का रीअपॉइंटमेंट हुआ है, के वेणुगोपाल। आपको अगर अभी तक सच में ईमानदारी से पता नहीं है कि अटॉर्नी जनरल मतलब क्या होता है, तो आज आप सुन लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप ये। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है सरकार के तरफ से सरकार का पक्ष रखने वाला वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से केस लड़ता है। ये तो आपको पता है ना, भारत में सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस कौन लड़ रहा है? खुद सरकार। तो सरकार करेगी कैसे? काम धंधे छोड़कर कब तक लड़ते रहेगी? तो सरकार के पास अपना एक अटॉर्नी जनरल होता है जो सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखता है, उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। तो वो कौन है अभी? के वेणुगोपाल। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर हुए, है ना, मतलब कानूनी सलाह तो भारत सरकार को यही देते हैं ना, तो ये है चीफ लीगल एडवाइजर भी इनको बोला जाता है। ऑल राइट, यस। आगे बढ़ने से पहले सारे दोस्तों को मेरा एक सवाल, जिसका जवाब आप कमेंट्स थ्रेड में मुझे आज देंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अगर अटॉर्नी जनरल यानी सरकार का वकील, तो सॉलिसिटर जनरल मतलब क्या? सवाल बड़ा सिंपल है। अटॉर्नी जनरल तो मैंने बता दिया, आप मुझे बताएंगे सॉलिसिटर जनरल यानी क्या होता है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded with Professor P.V. सुखात्मे नॅशनल अवॉर्ड इन स्टॅटिस्टिक्स? स्टॅटिस्टिक्स ज्याला मराठीत आपण सांख्यिकी असं म्हणतो, ते स्टॅटिस्टिक्स सुखात्मे नॅशनल अवॉर्ड इन स्टॅटिस्टिक्स ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, अरविंद पांडे और अखिलेश चंद्र कुलक्षेत्र, राइट, कुलश्रेष्ठ, माफ करना। ये किस चीज के लिए दिया जाता है दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है तो उसके लिए दिया जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिशियन को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अगर आपको कभी किसी ने पूछ लिया सुखात्मे अवार्ड किस चीज से रिलेटेड है, बोलना स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका काम एकदम लाजवाब है उस चीज के लिए आपको ये दिया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Name the former RBI governor who has been awarded with Professor P.C. Mahalanobis, प्रसंत चंद्र महालनोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। महालनोबिस नाम के भारत के एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन हुआ करते थे, जो कि प्लानिंग कमीशन के पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। तो ये महालनोबिस जी के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। ओके, आपको पता है बहुत जबरदस्त कमाल का पोर्टफोलियो है सी रंगराजन साहब का। ये इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं यानी अर्थशास्त्री रह चुके हैं, ये राजनीतिज्ञ रह चुके हैं यानी पॉलिटिशियन, ये भारत के 19वें आरबीआई गवर्नर थे, उसके साथ ही साथ ये प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे, इकोनॉमिक काउंसिल के प्रेसिडेंट, राइट। तो काफी बड़ी हस्ती है। और आप जानते हैं यूपीए सरकार जब 2014 में हारी थी, उस समय इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये मूलतः यूपीए सरकार के समय काफी एक्टिव हुआ करते थे। ऑलराइट, हाँ। और महालनोबिस साहब के बारे में भी आपको समझ में आ गया ना। महालनोबिस, प्रसंत चंद्र महालनोबिस, ये पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और महालनोबिस साहब ने ISI बनाया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आई होप आपको ये जानकारी पूरी समझ में आ रही है। बहुत बड़ी हस्ती थे महालनोबिस साहब भी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following cricketers has been named the most valuable test player of 21st century by Wisden Cricket Monthly magazine? एक Wisden Cricket Monthly magazine छपती है, उस मैगजीन के अनुसार कौन से खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर माना गया है 21वीं सदी का? टेस्ट प्लेयर, हाँ, नॉट ओडीआई। तो सही जवाब है मुथैया मुरलीधरन। भैया हमारे फेवरेट स्पिन बॉलर्स में से एक है ये मुथैया मुरलीधरन। क्या जबरदस्त एक्शन
और एक्शन के समय क्या एग्रेसिव मूव बनाते हैं ये, बड़ा ही मतलब फनी रहता है। काफी कमेंट्री में इसके बारे में बातें चलती रहती है, बट नो डाउट इस सदी के एक सबसे महानतम गेंदबाज में से एक रहे हैं मुथैया मुरलीधरन। आपको बताऊं मैं, मुथैया मुरलीधरन ने करीबन करीबन 133 टेस्ट मैचेस खेले हैं और मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट मैचेस में 800 विकेट लिए हैं। राइट, जबरदस्त रिकॉर्ड है बिल्कुल। और ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल में तो 500 के ऊपर 534 विकेट ले चुके हैं ये। तो काफी मतलब महान श्रीलंका के गेंदबाज रहे हैं ये मुथैया मुरलीधरन। ऑलराइट, आपको एक बात और जानकर बड़ी तसल्ली होगी, ये तो हो गए फर्स्ट। सेकंड नंबर पर इस लिस्ट में हैं हमारे सर। सर किसको बोलते हैं हम? रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। राइट, रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना गया है। काफी काम के स्पिन बॉलर रहे हैं ये भी। ऑलराइट, तो इनका नंबर लगा है सेकंड पे। ओके, हाँ वैसे आपको एक चीज और पूछनी थी, ग्लेन मैकग्राथ आपको कैसे लगते हैं? इनकी बॉलिंग आपको कितनी पसंद है? वैसे मेरे तो सबसे फेवरेट बॉलर्स में से एक हैं, लेजेंडरी लगते हैं मुझे तो। आप अपने कमेंट जरूर मुझे बताना कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ग्लेन मैकग्राथ एक शानदार बॉलर रह चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रियली लाइक द बॉलिंग ऑफ ग्लेन मैकग्राथ? आगे बढ़े। गीता नागभूषण who passed away in June 2020 is a renowned। गीता नागभूषण कन्नड़ भाषा की एक लेखिका थी जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। तो वो क्या थी? मैंने अभी अभी बता ही दिया, लेखिका थी। तो राइट आंसर है नॉवेलिस्ट। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। इन्होंने 24 से ज्यादा अलग अलग नॉवेल्स लिखी है। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, साहित्य एकेडमी अवार्ड, लेकिन कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। ओके, ये याद रखिएगा। आपको कभी ऐसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछ लिए जाएंगे कि अभी अभी साहित्य एकेडमी अवार्ड इन कन्नड़ा में एक नॉवेलिस्ट की मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या था? तो आपको नाम पूछा जा सकता है या फिर उनका काम पूछा जा सकता है। तो बोथ वे राउंड आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के आते ही है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। उल्का जो गिर जाती है, पृथ्वी से टकरा जाती है, वो एस्टेरॉइड डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 जून को। आपको पता है इस दिन का एक खास महत्व क्या है? वो लुनार वाला? अरे नहीं यार, लुनार वाला जो हुआ था वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और अद्भुत घटना 30 जून को हुई थी। इसी दिन 1908 में साइबेरिया नाम के एक देश में एक जंगल में एक बड़ी उल्का गिरी थी और जंगल के सारे पेड़ को फ्लैट कर दिया था उसने। यानी समझ लीजिए कोई चीज वर्टिकल है, उसके ऊपर कोई दूसरी चीज गिरी और वो फ्लैट हो गई, पूरी हॉरिजॉन्टल हो गई। सारा जंगल बिल्कुल साफ हो गया। आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या? मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये कैन यू सी दिस इमेज? ये पेड़ पूरे के पूरे उखड़ चुके हैं। ये उस जमाने की एक तस्वीर है और ये हादसा 30 जून को हुआ था, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। ऑलराइट, ये इसका इंपॉर्टेंस है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट? आपको पता है अभी अभी एक वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए परमिशन मिल गई है, कोविड 19 से लड़ने वाली एक वैक्सीन। उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। द राइट आंसर इज कोवैक्सीन। अब इससे रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन है, प्लीज आनाकानी मत करना और नोटबुक में लिख के रख लेना। भारत का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने BBIL यानी भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को ह्यूमन ट्रायल लेने की परमिशन दे दी है। और किस चीज की परमिशन? इस वैक्सीन की परमिशन दे दी है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को परमिशन दे दी है इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल लेने की। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। बात समझ में आई या नहीं? नोटबुक में फुल फॉर्म लिख के रखा या नहीं? बिल्कुल आलस मत दिखाना बेटा, ये सब एक दिन सर पे पड़ने वाला है उल्टा, अगर हमने टाइम पे इन चीजों का ढंग से ख्याल नहीं रखा तो। आगे बढ़े।
इंडिया हैज बैंड हाउ मेनी चाइनीज मोबाइल एप्स टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कर लो बात, सबको पता है 59 एप्स पे बैन लगा दिया है भारत सरकार ने। ऑल राइट, हाँ भाई, तो इसमें क्या क्या शहीद हो गया? सबसे पहले तो जितने भी लोकल हीरोज थे, जिनके हजारों हजारों लाखों लाखों फॉलोअर्स थे, सबके लिए 2 मिनट की सांत्वना है भैया, हमारे लिए, हमारे तरफ से टिकटॉक बैन कर दिया गया है। वैसे जो दीवाने हैं, जिनको एक एक मिनट के वीडियो चाहिए, वो चाहे तो मित्रों ऐप पे जा सकते हैं। ये बैंगलोर की एक ऐप है मिट्रॉन, आप इसको ट्राई करें, मजा आएगा आपको। इंडियन वर्जन है भैया, इसमें जितना करना है, जितने हीरो बनना है आप बन जाओ। ऑल राइट, शिल्पा शेट्टी भी टिकटॉक पे थी, रितेश देशमुख साहब भी टिकटॉक पे थे। मुझे लगता है अभी किसी दूसरे देसी ऐप में शिफ्ट होने वाले हैं। इसके अलावा फिर और क्या क्या बैन हो गया? यूसी ब्राउजर बैन हो चुका है। कैम स्कैनर बंद करा दिया यार, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो कैम स्कैनर अच्छा था, उसका एक अच्छा इंडियन वर्जन आप मुझे जरा कमेंट थ्रेड में सजेस्ट करना। जितने सरकारी काम करने वाले, ऑफिशियल काम करने वाले लोग हैं, उनसे मेरी एक जानकारी मुझे चाहिए है कि कैम स्कैनर का अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या होगा, आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताना। आगे बढ़े दोस्तों, विच नेशन हैज पास्ड अ कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ? कौन से देश ने एक विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है सवालों से घिरा हुआ, ओके, एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ फाइनली पास कर दिया है? इस तरह का नालायकपना एक ही देश कर सकता है, जवाब है चाइना। वैसे पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल जवाब है चाइना। क्या किया है ये देखो, एक नक्शे से मैं आपको 1 मिनट में पूरी कहानी समझा देता हूं। ये है चाइना। चाइना के बाजू में एक नन्हा सा आइलैंड है जिसका नाम है हांगकांग। ये हांगकांग एक जमाने में ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में था। ब्रिटिश लोगों ने जाते जाते ये बोल दिया था कि हांगकांग कभी भी कम्युनिस्ट देश नहीं रहेगा, ये डेमोक्रेटिक रहेगा। हालांकि चाइना का इसके ऊपर अधिकार रहेगा, लेकिन चाइना अपनी कम्युनिज्म इनके सर पे कभी नहीं थोपेगी। दिन बदलते चले गए, हांगकांग काफी अच्छा स्वायत्त बनता चला गया और हांगकांग के लोगों को डेमोक्रेसी में जीने की आदत पड़ गई। धीरे धीरे चाइना को ऐसा लगने लगा कि हांगकांग के लोग यहां से उठकर चाइना में आते हैं, क्राइम करते हैं और वापस चले जाते हैं और उनको सजा मिलती भी नहीं है। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए चाइनीज सरकार ने क्या किया, सीधे सीधे एक एक्स्ट्राडिशन वाला बिल पास कर दिया। पिछले साल जून महीने की बात है, और लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक नई मुहिम छेड़ दी। तब से लेकर अभी तक हांगकांग में जो तमाशे चल रहे हैं, जो मौतें हुई हैं, जो दंगे फसाद हुए हैं, वो दुनिया के आगे कायम है। हांगकांग चाइना के इस बिल को मानने को तैयार नहीं है, और वो चाइना के कोर्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहा। लोगों के विरोध के बावजूद चाइना ने अब नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी ला दिया है, ताकि हांगकांग के लोगों को कंट्रोल किया जा सके। आपको पता है, इसके तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी अब हांगकांग के लोगों को दी जा सकती है, अगर चाइनीज सरकार चाहे तो। चाइनीज सरकार यार एक दमनकारी सरकार है, एक ही मोटो है इनका पूरे दुनिया में हान डायनेस्टी के लोगों को फैला देना। राइट, अपने आप में बहुत बहुत ही एक जैसा एजेंडा लेकर चलने वाले देश हैं ये। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 29 एवरी ईयर इन इंडिया टू कोमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सॉरी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है 29 जून को, ये किनके बर्थडे के अवसर पे मनाया जाता है? अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आई गेस 12 में आपको बताया था, तो वही है इसका जवाब। सही जवाब है पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये एक्चुअली में भारत के एक बहुत बड़े सांख्यिकी विशेषज्ञ थे। इन्होंने भारत का पहला प्लानिंग कमीशन तैयार किया था, उसके ये मेंबर थे, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। और भारत में फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के समय में, 1951 में। और इसी प्लानिंग कमीशन को आज बाद में मोदी सरकार में क्या नाम दे दिया गया? नीति आयोग। राइट, और इन्होंने ही, पीसी महालनोबिस साहब ने ही आईएसआई की शुरुआत की थी। आईएसआई यानी पाकिस्तान वाला आईएसआई नहीं भैया, ये आईएसआई का मतलब है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। उसके फाउंडर भी महालनोबिस साहब ही रहे थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये भारत के। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईरान हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर? लीजिए,
अरे भाई अब क्या बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट ला देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब सुधर जाएं तो कौन सा मतलब, ये तो फिर ऐसा हो जाएगा कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है। 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ ईरान ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और इस पे इंटरपोल का जवाब ये है कि भैया हम इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, आपको जो सही लगता है वो करो। अब यार, अब सीधे सीधे अमेरिकन राष्ट्रपति को कौन अरेस्ट करके लाने वाला है यार, कैसी बातें कर रहे हैं। और ईरान ने ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया, ये किस चीज पे जारी किया है पता है? पिछले साल अमेरिका ने ड्रोन हमला कर दिया था ईरान पे, और उस ड्रोन हमले में ईरान के एक बहुत बड़े सिक्योरिटी चीफ कासिम सुलेमानी साहब की डेथ हो गई थी। और कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने आतंकवादी, टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। उस बात से ईरानियंस इतने चिढ़ गए थे, उन्होंने बोला यार ये तो मतलब जो मन में आए वैसा बिहेव करते हैं अमेरिकन। तो तब से अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत बढ़िया दुश्मनी देखने को मिली, और काफी कुछ इसमें नुकसान भी हुआ। बाद में ईरान वालों ने भी हमले किए और ऐसा क्लेम किया कि 100 अमेरिकन सोल्जर्स को हमने मार दिया, और हम भी उनको आज से हम आतंकवादी ही कहेंगे। आतंकवादी बोल बोल के अमेरिकन ने जैसे मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखा ईरान पे, जिस चीज का फिर बदला लिया गया। तो इन दोनों के बीच में झगड़े और स्किर्मिशेस अभी भी चालू हैं। ऑलराइट, वैसे ईरान के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए जरा जल्दी से। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। आई होप आपको पता है। द राइट आंसर इज हसन रूहानी। मैं लिख देता हूं यहां पर, हसन रूहानी। ओके। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। द कैपिटल इज तेहरान। ओके, ये सब चीजें याद रखना, क्योंकि 1 मार्क के जीके क्वेश्चन के लिए ये पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग 2 वीक लॉन्ग संकल्प पर्व इनिशिएटिव ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज? संकल्प पर्व 2 दिन के लिए, सॉरी 2 हफ्ते के लिए, ये प्लांटेशन ऑफ ट्रीज का कौन से मंत्रालय ने ये बेड़ा उठाया है? सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। मिनिस्टर साहब का नाम बता दीजिए जरा, मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। द राइट आंसर इज प्रहलाद सिंह पटेल। ओके। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर कौन है? इनका भी नाम बता दीजिए। ये है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। ऑल राइट, हाँ, ये सब कुछ याद रखना दोस्तों, ये आता ही है एग्जाम में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्टर कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। द राइट आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर। राइट, याद रहेगा आपको। ये सब चीजें आपको एक एक करके पता होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेम द स्टेट विच डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लीचन पार्क विथ ओवर 150 लीचन स्पीशीज। ओके, लीचन स्पीशीज के लिए एक लीचन पार्क कौन से स्टेट में अनाउंस किया गया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य पूर्व में, सॉरी नॉर्थ में, उत्तराखंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम बता दीजिए। चीफ मिनिस्टर कौन है? टी एस रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गवर्नर है बी आर मौर्य, यानी बेबी रानी मौर्य। राइट। और 2 नेशनल पार्क के जरा नाम बता दीजिए उत्तराखंड के। उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्क मैं बता देता हूं आपको। पहला गंगोत्री नेशनल पार्क, और दूसरा जहां नरेंद्र मोदी जी गए थे ना बेयर ग्रिल्स के साथ, वो वाला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कहते हैं हम उसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑल राइट, हाँ। आपको ये लीचन कैसे होते हैं दिखाऊं जरा, 1 मिनट। एक बार इसको ध्यान से देखिए। नाउ सी दिस, ये ऐसे पेड़ के ऊपर जो होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड लीचन, इसका पार्क है ये। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक रिपोर्ट जारी की है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? धन शोधन। मनी यानी धन, लॉन्डर, लॉन्डर करने का मतलब होता है धोना। तो पैसे को धोना। अब पैसे को तो लिटरली धोया नहीं जा सकता,
तो पैसे को धोना मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के इस काम को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल ही है। और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इसके ऊपर जो रिपोर्ट जारी की है वो किसने की है? स्वाभाविक सी बात है, इसके ऊपर एक अलग से बॉडी बनाई गई है दुनिया में, तो वही होगा आंसर। सही आंसर है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, एक लाइन में समझ लीजिए जितने नए स्टूडेंट हैं, दुनिया में जितने भी ऐसे देश हैं जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी होने से ज्यादा ब्लैक मनी का अलग अलग गैर कानूनी चीजों में उपयोग करना दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। तो ऐसे कुछ देश हैं जो अपने ब्लैक मनी से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग करते हैं, उसको आतंकवाद यानी टेररिज्म में यूज करते हैं, उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के काम करते हैं, उससे वैश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इन सब की रोकथाम के लिए FATF नाम की एक बॉडी बनाई गई है। और FATF ने एक बार अगर किसी को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उस देश को फिर दूसरे देश से मदद नहीं मिलती, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है बिल्कुल। और ऐसा ही होने वाला है बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। अब ये FATF जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इसके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहब का भी नाम लिख लीजिए, प्रेसिडेंट हैं जियांग मिन लियू। जियांग मिन लियू, LIU। ये चाइना के हैं। अभी तक तो यही बचाते आए हैं पाकिस्तान को, लेकिन बहुत जल्दी जब इनकी सत्ता हटेगी चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी तक FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे तो 37 कंट्रीज है, लेकिन दो यूनियंस भी हैं उसमें, पहला यूरोपियन यूनियन और दूसरा GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ऑलराइट, सारी जानकारी समझ में आई या नहीं आई आपको? आपको ये डिटेल में जो मैं एक एक चीज समझाता जा रहा हूँ, ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फटाफट हो जाना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, कमेंट थ्रेड में आप मुझे जरूर सजेस्ट करिएगा। वी कैन इवन गो फॉर अ फास्टर सेशन। Who is going to receive the humanitarian award at 20th edition of annual BET Award 2020 BET Award? ये मिला है जानी मानी डांसर, सॉन्ग राइटर, सिंगर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, बाप रे सभी करती हैं ये। इनका नाम है बियॉन्स। ओके, अमेरिका की है बियॉन्स, इनको मिला है ये अवार्ड। ऑलराइट, दिखाएं आपको? ये है भैया, देखा होगा आपने कभी किसी चैनल पे इनको गाना गाते हुए, तो शायद आपको चेहरा याद आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये लेडी गागा नहीं है भैया, लेडी गागा अलग है, शी इज बियॉन्स। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मारियो गोमेज हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? मारियो गोमेज जो है, जो अभी अभी सुर्खियों में थे, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? जर्मनी के फुटबॉलर हैं ये। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। ओके, फ्रॉम जर्मनी। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 25 क्वेश्चन। जाते जाते आपको एक होमवर्क देना है, तो इसीलिए गेट रेडी फॉर द होमवर्क एंड चेक दिस 3 क्वेश्चंस फॉर द डे। हाँ भाई, हु इज शी? नेम द फेमस चेस प्लेयर। ये चेहरा आपको याद है या नहीं? नहीं है तो जरा मुझे कमेंट थ्रेड में आज आप बताइएगा ये कौन है। ओके, दूसरा सवाल, हु इज मिस्टर वी वैद्यवथी? वी वैद्यवथी कौन है? चेक करिएगा कमेंट थ्रेड में, ढंग से मुझे आंसर दीजिएगा। और आज का तीसरा सवाल, व्लादिमीर नोरोव ये सेक्रेटरी जनरल है कहाँ के? व्लादिमीर पुतिन नहीं बेटा, व्लादिमीर नोरोव ये सेक्रेटरी जनरल है कहाँ के? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा। ये है आज का होमवर्क, और ये रहा आज के 25 क्वेश्चन का पूरा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट थ्रेड में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारे साथ ज्ञानबाजी पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खुशी की जानकारी आपको दे देता हूं, कल ही हमने 4000 सब्सक्राइबर का लैंडमार्क पार किया है। तो आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, ये आपके सपोर्ट से ही हो पाया है, और हमारी टीम का एक बहुत बड़ा मनोबल इससे बढ़ा है। तो थैंक यू सो मच। आने वाले दिन में ज्ञानबाजी आपके लिए और भी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज लेकर आने वाला है, तो बने रहिए। और आज के एपिसोड का PDF ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऑलराइट,
आप पीडीएफ जब भी ओपन करेंगे उस पीडीएफ को ध्यान से देखिए दोस्तों, उसमें जितने भी मेरे अलग अलग वीडियोस हैं उन सब की लिंक दी हुई है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उस लिंक को ओपन करिए, डायरेक्टली आपको वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी बोला है कि ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है ही। ऑल राइट, आप अपने कमेंट्स और अपने सुझाव हमें देना मत भूलिएगा, कमेंट्स का फ्लो बढ़ाइए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।